ओके, सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है डिमांड एनालिसिस के ऊपर, और आज हम टाइप्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि क्या फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दो कंसेप्ट हम आज कवर करेंगे, राइट। बैकग्राउंड की नॉइज थोड़ा अवॉइड करना, यहाँ पे शोरगुल थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। चलो कोई नहीं। टाइप्स ऑफ डिमांड पे आते हैं। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने डिमांड के बारे में समझा था। डिमांड क्या था, वापस याद दिला दूं। डिमांड क्या है? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। यानी पहले तो थॉट आना चाहिए, थॉट आने के साथ मुझे पैसा पे करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और पे करने की इच्छा के पहले मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तो ही जाके डिमांड क्रिएट होता है, राइट। उसके अलावा हमने रीजन पढ़ा था, जैसे यहाँ पे साइड में है, क्या रीजन होते हैं कि जो डिमांड कर वो स्लो डाउन होता है। तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स हैं। अब है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। एक है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री या ज्वाइंट, दूसरा है फोर्थ है कॉम्पोजिट और कॉम्पिटिटिव। चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट डिमांड। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। या डायरेक्ट डिमांड क्या है? ये इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। यस, तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात हो रही है जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, या कंज्यूम करने के बाद उसको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिलता है। देयर दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स फॉर द ऑफ द कंज्यूमर। thus it is demand for consumers good, for example demand for clothes and sugar। तो अगर कभी भी डायरेक्ट डिमांड की बात आए तो हमेशा समझना कि कंज्यूमर्स गुड की बात हो रही है। कंज्यूमर्स गुड्स, हम लोग दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर्स गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। आप प्रोड्यूसर्स गुड्स भी कह सकते हो या कैपिटल गुड्स भी कह सकते हो। तो जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो डायरेक्ट डिमांड में आता है, यानी हम कंज्यूमर्स डायरेक्टली फाइनली जाके जो चीज़ कंज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे आपके हाथ में जो फ़ोन है या लैपटॉप है, ये डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि आपने डायरेक्टली लिया और आप यूज़ कर रहे हो, खुद पर्सनली यूज़ कर रहे हो। आप उसको और आगे बेचने वाले नहीं हो। अगर आप और आगे बेचने वाले हो तो फिर वो डायरेक्ट डिमांड में नहीं आएगा। जब कंज्यूमर फाइनली गुड्स खुद कंज्यूम करता है तो वो जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसे डायरेक्ट डिमांड में लिया जाता है। जैसे कि डिमांड फॉर क्लोथ, कपड़े के लिए डिमांड या शुगर के लिए डिमांड, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट समझोगे तो डायरेक्ट भी समझ जाओगे। आई होप डायरेक्ट समझ ही गया। इनडायरेक्ट डिमांड क्या है? डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। कैसे? इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। देखो यही तो इसमें दोनों में फर्क है। यहाँ इनडायरेक्ट डिमांड में उस प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड की जाती है जिसका इस्तेमाल करके हम और कुछ बनाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा प्रोड्यूसर्स गुड्स या कैपिटल गुड्स, यहाँ पे आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जैसे मशीनरी। तो मशीनरी कंज्यूमर खरीदेंगे क्या? अपना मशीनरी खरीदेंगे जो फैक्ट्री में लगता है? क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमारे लिए कोई इस्तेमाल का चीज़ नहीं है, हम उससे कुछ नहीं करने वाले हैं। वो कौन खरीदता है? फैक्ट्री वाले, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं। ये मशीन भी गुड्स है, मतलब जो ये मशीन खरीदी जा रही है जिसका इस्तेमाल करके और कुछ गुड्स बनाने वाले हैं, तो ये मशीन भी तो किसी ने बनाई होगी, तो जिसने बनाई होगी उसके लिए क्या है? ये गुड्स है, राइट। तो ये इनडायरेक्ट डिमांड होता है। इनडायरेक्ट डिमांड में हम ऐसे गुड्स की डिमांड करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, कमोडिटी की डिमांड करते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम फर्दर प्रोडक्शन करने वाले यानी और कुछ बनाने वाले हैं। इट इज अ डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर्स गुड्स, हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। तो जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब इनडायरेक्ट डिमांड में आते हैं। कौन कौन? लेबर इनडायरेक्ट डिमांड, लैंड इनडायरेक्ट डिमांड, कैपिटल इनडायरेक्ट डिमांड, इवन एंटरप्रेन्योर भी इनडायरेक्ट डिमांड। ये चारों के चारों जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी। और ये सब के सब किस में आएंगे? इनडायरेक्ट डिमांड में। क्यों इनडायरेक्ट डिमांड में आएगा? क्योंकि लैंड का इस्तेमाल करके हम कुछ और बनाने वाले हैं। लैंड का डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। लेबर का इस्तेमाल करके हम नया सर्विस, नया गुड्स बनाने वाले हैं। इवन कैपिटल का इस्तेमाल करके हम कुछ और बनाने वाले हैं। जब हमारा पर्पस किसी चीज को इस्तेमाल करके कुछ और बनाने का होता है तो वो इनडायरेक्ट डिमांड में आ जाता है। जैसे कि अगर मान लो मेरा क्लॉथ का बिजनेस है, राइट, कपड़े का बिजनेस है, तो मैं जो रॉ मटेरियल लूंगा, कॉटन लूंगा, धागा लूंगा, सुई लूंगा, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा इनडायरेक्ट डिमांड में।
क्योंकि वो जो कपड़ा है, कॉटन है, जो रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल करके मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक पूरा कपड़ा बनाने वाला हूँ। और वो कपड़ा मैं खुद नहीं पहनने वाला हूँ, वो कपड़ा मैं बेचने वाला हूँ, राइट। तो उस कपड़े को बनाने के लिए जितना भी कुछ डिमांड करूंगा वो सब इनडायरेक्ट में आएगा। किस में आएगा? इनडायरेक्ट में। आई होप समझ गए। तो डायरेक्ट डिमांड वो होता है जिसमें कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और इनडायरेक्ट डिमांड वो होता है जिसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होता है, और प्रोड्यूसर उस डिमांड का यूज करके एक नया डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। क्या है ये? व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, यानी एक सिंगल वांट को कंप्लीट करने के लिए दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट डिमांड किए जाएं तो उसके बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट। इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, यस, बेस्ट एग्जाम्पल, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे? वेरी सिंपल। अरे यार, अब कार डिमांड करोगे तो सीधी सी बात है फ्यूल ऑटोमेटिकली डिमांड करना होगा। कार लोगे और फ्यूल नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? यानी अगर आप कार की डिमांड कर रहे हो तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली फ्यूल का डिमांड होना ही होना है। सिंगल वांट क्या है? कार ड्राइव करना है, अपने डिस्टेंस के टाइम को शॉर्ट करना है। कार क्यों लेनी होती है? सेल्फ ड्राइविंग करने के लिए, कोई शौक के लिए भी लेता है, जो भी है, कोई एक सिंगल वांट तो होगी ना। शौक के लिए ले रहा है तो भी, या सिंगल ड्राइव करना है तो भी, बस में लटक के नहीं जाना है, ट्रेनों में धक्के नहीं खाने हैं, तो इंसान कार लेके जाता है। तो इस सिंगल वांट को कंप्लीट करने सॉरी इस सिंगल वांट को कंप्लीट करने के लिए कार और फ्यूल दोनों साथ में डिमांड करने होंगे। इसको बोलते हैं जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इसी तरह आप पेन और इंक भी ले सकते हो। पेन और इंक, पेन लोगे तो इंक भी लेना ही होगा, ठीक है ना। आई होप समझ रहे हो यार। फोर्थ है कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। यस, यहाँ पे ऐसे चीज की डिमांड की जाती है जिसका सेवरल यूज करना है। सेवरल यानी कि उसके यूजेस बहुत सारे होंगे। बेस्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की जाती है तो सिर्फ एक चीज के लिए डिमांड नहीं की जाती है। मतलब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, मोबाइल और लैपटॉप उसी से चार्ज हो रहे हैं, तो मोबाइल और लैपटॉप के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेके रखी है। हमने इवन मिक्सिंग के लिए रखा है, मिक्सर, मिक्सी, राइट, और क्या बोलते हैं, फ्रिज वगैरह होंगे, एसी होगा, फैन होगा, लाइट होगा, दुनिया भर की चीजें। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट आ गए इलेक्ट्रॉनिक जिसको चार्ज करना पड़ा या उससे बटन ऑन करके काम करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मल्टीपर्पज डिमांड है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, ठीक। अगला है कंप्यूटेटिव डिमांड। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को लिया जाता है जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। जैसे कि टी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफ़ी, या कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी है, और शुगर का सब्स्टिट्यूट जोगेरी, या जोगेरी जागेरी बोला जाता है। ये गुड़ होता है, एक तरह का गुड़ बोला जाता है, गुड़ हिंदी में। गांव गांव वगैरह में भेली होती है, दाना भेली, राइट, वैसे ही कुछ। तो ये सब क्या सब्स्टिट्यूट है। तो जब इनकी डिमांड की जाएगी तो ये हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप आप समझ गए। 5 टाइप की डिमांड थे: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट, कंपोजिट और कॉम्पिटिटिव, राइट, 5 टाइप के। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब डिसाइड हम बोल सकते हैं, डिसाइड हिंदी में बोल सकते हैं तय करना। तो कैसे तय होता है डिमांड? आई मीन डिमांड जो है कैसे क्रिएट होता है? तय करने मतलब यहाँ पे कैसे क्रिएट होता है? डिटर्मिनेंट्स क्या तय करता है डिमांड को, कितना डिमांड करना है किसी प्रोडक्ट को? तो सबसे पहले है प्राइस। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइस इज द प्राइम रीजन फॉर द डिमांड। प्राइस इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिमांड। प्राइस डिटर्मिनेट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा है प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेस अ प्रोडक्ट एट अ लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लेस। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस, यस। तो जो कंज्यूमर, कॉमन कंज्यूमर होता है, वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि कम से कम प्राइस हो तो ज्यादा से ज्यादा खरीद लो, या ज्यादा से ज्यादा खरीद लो जबकि कम, जब कम प्राइस हो। और वही जब प्राइस ज्यादा होता है तो कम खरीदने की कोशिश करता है। तो ये प्राइस इफेक्ट है कि प्राइस डिसाइड करता है कि डिमांड कैसे होगा और कितना होगा। ये पहला। दूसरा, सेकंड, यस, सेकंड इज इनकम।
इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर, यस। अब कोई 10,000 ही कमा रहा है महीने का, मंथली, और कोई 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख इनकम हो रही है, दोनों में फर्क है ना। ये 1 लाख में से 50,000 तक एक्सपेंड कर सकता है, खर्च कर सकता है, जबकि बेचारा 10 का 10 भी कर देगा तो भी इसके बराबर नहीं आएगा। यानी इसकी परचेसिंग पावर, इसका डिमांड हमेशा कम होगा, किसके कंपेरिजन में, इस 1 लाख के कंपेरिजन में। सिंपल ना। जो 1 लाख, ये कंज्यूमर है 1 लाख कमा रहा है, ये 10,000, दोनों की डिमांड में हमेशा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि दोनों की इनकम अलग अलग है, राइट। तो इनकम क्या है, परचेसिंग पावर डिसाइड करती है, विच टर्न इनटू इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आज अगर हम BMW, ऑडी, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का घर लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, चाहते तो हैं, जब होंगे तो ले भी लेंगे, लेकिन हमने पढ़ा कि सिर्फ चाहना ही डिमांड नहीं होता है, चाहना प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। अभी हमारे पास, हम एक 100 गज का, 200 गज का, 300 गज का घर लेना चाहते हैं, यानी 3 BHK 4 BHK फ्लैट ले लो या बंगलो ले लो, बंगलो पकड़ लो, एक बंगलो लेना चाहते हैं कई करोड़ के, तो हमारी इच्छा भी है, हम पे भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, राइट। तो इनकम भी डिसाइड करता है कि मार्केट में कमोडिटी की डिमांड कैसे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टी और कॉफी, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, क्या लिखा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मान लेता हूँ कि कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है, तो टी के प्राइस पर डिपेंड करता है कि कॉफी का डिमांड कम होगा कि ज्यादा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे समझाया था। अगर टी अपना प्राइस बढ़ाता है तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टी वाले भी कॉफी की तरफ चले जाएंगे, और अगर टी अपना प्राइस कम करता है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉफी वाले कहाँ चले जाएंगे, टी की तरफ। तो यही बात वहां पे लिखी है सिंपल भाषा में, बहुत सारे पॉइंट बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यस। चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यानी वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे भी दिया है, कार एंड फ्यूल। कह रहा है कि भाई एक के प्राइस का इफेक्ट दूसरे को भी ले डूबता है, या दूसरे को भी सवार देता है। जैसे कि अगर कार के प्राइसेस मार्केट में कम हो गए तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा, जब कार का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। सेम फ्यूल पे भी बात आती है, अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जैसे पेट्रोल देखो 100 रुपये क्रॉस हो गए, बहुत जगहों पर 100 रुपये क्रॉस हो चुके हैं, तो बहुत लोग सोच रहे हैं यार कि अब पेट्रोल से ना, पेट्रोल कार ना लेकर, पेट्रोल की गाड़ियां ना लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ली जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पेट्रोल से लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अब जब पेट्रोल नहीं चाहते लोग, पेट्रोल का डिमांड कम कर देंगे, तो ऑब्वियसली पेट्रोल वाली कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो डिमांड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे भी फ्लक्चुएट होता है, कि अगर दो गुड्स एक जैसे, मतलब दो ऐसे गुड्स है जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, जैसे कार और फ्यूल, तो अगर फ्यूल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो कार के डिमांड भी ऊपर नीचे होंगे, वैसे ही कार के अगर प्राइस ऊपर नीचे होते तो फ्यूल के डिमांड ऊपर नीचे होंगे, या दोनों के ही डिमांड ऊपर नीचे होंगे। यानी एक डूबेगा तो दूसरा भी डूबेगा, और एक चढ़ेगा तो यानी एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ेगा, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, ध्यान देना क्या लिखा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की अहमियत क्या है हमारे लिए, यहाँ पे ये कह सकते हैं हम, प्रोडक्ट का नेचर यानी प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट का हमारे लाइफ में यूजेस कितना है, ये भी आप कह सकते हो। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, मतलब कोई ऐसा सामान है जो बहुत जरूरी है, एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, और उसका इस्तेमाल हम टाल नहीं सकते, यानी उसको कंपल्सरीली इस्तेमाल करना है, यूज करना है, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इन रिस्पेक्टिव फॉर द करस्पॉन्डिंग प्राइस। कह रहा है कि जब कोई प्रोडक्ट हमें बहुत जरूरी होता है तो हम उसको डिमांड करेंगे ही करेंगे, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। हमने लॉ क्या पढ़ा था कि डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग डिमांड कम करना चालू कर देंगे, लेकिन इस नेचर की वजह से ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शायद हो सकता है प्राइस, वो जो कमोडिटी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी यहाँ पे बात आ गई हेल्थ की, सिंपल भाषा में
तो जब हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं ना, तो हम लोग कभी मेडिकल स्टोर पे भाव ताव नहीं करते हैं। सीधा प्राइस जो लिखा होता है चुपचाप वो पे होता है, कभी भाव ताव नहीं करते हैं। हम मेडिसिन की बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मेडिकल जनरल स्टोर भी हैं, तो जनरल स्टोर यानी जनरल कॉमन जो गुड्स हैं उसमें हम लोग तेल साबुन ये सब में भले वो सब में भी भाव ताव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन मेडिसिन में कभी भाव ताव नहीं होता है, यानी मोल भाव नहीं होती, बार्गेनिंग नहीं होती। यानी अगर मेडिसिन महंगी होती जा रही है तो भी हमें खरीदना ही है, अगर वो हमारे हेल्थ को सही करने के लिए ज़रूरी है। तो आप बीमार हो, कैंसर है, इन्फेक्शन है, ब्लड इशू है, कुछ और है, तो मजबूरी है आपकी लेना, यानी आप उसमें प्राइस नहीं देखते। तो वही बात लिखिए कि अगर प्रोडक्ट एकदम कंपलसरी है, नेसेसरी है और उसका यूजेस अनअवॉइडेबल है, उसको उसका इस्तेमाल नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इस्तेमाल करना ही करना है, तो फिर चाहे कुछ भी प्राइस हो हम उसे डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है डिमांड क्रिएट होने का, राइट, कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है तो हम डिमांड करें। जैसे कपड़े कपड़े हम पहनना छोड़ सकते हैं क्या? चाहे कितने भी महंगे हो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। खाना, महंगाई बढ़ती जा रही है ना, हम बोलते बार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर वो चीज़ छोड़ दो। लेकिन महंगाई ही उस चीज़ की बढ़ रही है जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जो नेसेसरी प्रोडक्ट है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, आज 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, रोटी, कपड़ा, मकान ये तो बेसिक है, पुराना 30 साल 40 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आ गया है एजुकेशन और हेल्थ, यानी अब 5 थियरी साथ में चलती है। तो जो पांचों थियरी है ये कंपलसरी में आ गया। अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो भी हमें ये करना ही करना है। एक एजुकेशन का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें वो करना ही करना है, मतलब टाल नहीं सकते ना। ऐसा नहीं कि हम मेरे नहीं पढ़ेंगे, अगर फीस बहुत है तो क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना ही है। खाने का प्राइस बहुत बढ़ गया है तो खाएंगे नहीं, फिर जिएंगे कैसे? ठीक है, चलो हाँ, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन। 6th, साइज ऑफ पॉपुलेशन। यस, जहां पे हमें डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां का पॉपुलेशन साइज कितना है। जैसे कि इंडिया, चाइना, ठीक है, और कौन सा ले लें, अमेरिका भी ले लो। खासकर इंडिया और चाइना, हम दोनों ही देशों की पॉपुलेशन मिला दी जाए तो 300 करोड़ के आसपास आ जाएगी, क्योंकि चाइना की ऑलरेडी 150 करोड़ है और हमारी भी 135 के आसपास हो चुकी है। तो 2.25 करोड़ या 300 करोड़ पकड़ लो यार, 3.25 करोड़ या 300 करोड़। 300 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ 2 देश में रहती है, यानी कि लगभग लगभग मैं कहूँ तो 30% से ऊपर पॉपुलेशन सिर्फ 2 देशों में, पूरे वर्ल्ड के। कुछ 8 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में, 800 करोड़ से ज़्यादा, और उसमें से 300 करोड़ तो हमारे ही यहाँ पे। तो 8 3 24, 8 चौक 32, लगभग 35% से भी ऊपर जा रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की बात करता हूँ खासकर, इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं और भी बहुत सारी कंपनीज आने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ग्रोइंग कंट्री है। यहाँ का पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ भी ला के बेचा जाए, कुछ भी जैसे ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के लिए थोड़ी भी ज़रूरी है, तो उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, यानी वो कंपनी बहुत तेज़ी से आगे चली जाएगी, राइट। तो पॉपुलेशन साइज भी बहुत मैटर करता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कोई हिल स्टेशन है, तो जहाँ तक आपको पता होगा हिल स्टेशन में ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पहाड़ पे कोई 1000 लोग होंगे। लेकिन उतने ही एरिया में हम किसी सिटी में चले जाएं जैसे कि दिल्ली या मुंबई, तो उतने ही जगह में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे, 10 लाख से भी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है दोनों में से सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है ना, सिटीज़ में आएगा, मुंबई और दिल्ली, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि डिमांड को डिटरमाइन क्या करता है, क्या तय करता है डिमांड को? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड को तय करता है कि डिमांड ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा आएगा, पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली कम आएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। यस, ये स्पेकुलेशन है, यानी एक तरह का अंदाजा है, आप कह सकते हो। एक्सपेक्टेशन अबाउट, हाँ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम यानी कंज्यूमर्स जो है पहले ही सोच लेते हैं कि यार इसका प्राइस बढ़ने वाला है या इसका प्राइस कम होने वाला है। जैसे देखो अभी दिवाली आने वाली है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज का डेट है 11 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर को दिवाली है। तो 1-2 महीने पहले से कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कपड़े, जेवर और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदना कम कर देते हैं। वो वेट करते हैं कि कैसे दिवाली नज़दीक आए कि सेल लगे। मार्केट में सेल लगती है ना त्योहारों पे, जिसमें डिस्काउंट में मिलता है प्रोडक्ट,
तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम कुछ नहीं परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के प्राइस कम होने वाला है। तो अगर माइंड में ऐसा आ गया कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो आज हम डिमांड करना कम कर देंगे। समझना बात को? 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमें लगता है कि प्राइस कम होने वाला है, तो हम आज हम डिमांड कम करना चालू कर देंगे, यानी हम अपने डिमांड को गिरा देंगे, जबकि प्राइस अभी भी उतना ही है, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आया है, हमारी सोच में फ्लक्चुएशन आया है। हमने सोच लिया कि भाई आगे चल के प्राइस कम होगा, यानी अभी वाला प्राइस हमें ज़्यादा लग रहा है, तो हम डिमांड कम कर देंगे। यही ठीक उल्टा भी हो सकता है। हमें ये लग सकता है कि यार आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपेक्टेशन या एजम्पशंस कि प्राइस बढ़ सकते हैं, हमारे माइंड में होता है। जैसे कि शेयर मार्केट होता है, बहुत बार ऐसा होता है शेयर मार्केट में, ये वाला एग्जांपल शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है कि अभी शेयर्स के बहुत गिरे हुए हैं, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब मार्केट गिरा होता है तब ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आगे चल के प्राइस क्या होने वाला है, वैल्यू बढ़ने वाली है शेयर की, तो अभी खरीद लो, तो अभी ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो हम अभी खरीद लेंगे, और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो हम बाद में खरीदेंगे, यानी अभी नहीं खरीदेंगे, अभी हमारा डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। यस, ये तो बहुत सिंपल फैक्टर है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन, यानी क्या एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। एडवर्टाइजमेंट टीवी रेडियो हर जगह, इवन इंटरनेट पे भी, अभी कोई भी वेबसाइट देखो वहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं ऐड चलती रहती है, अगर कोई पेज ओपन करोगे तो ऐड भी डिमांड को फ्लक्चुएट करता है ना। ऐड देख के तो हमने डिमांड का मतलब क्या पढ़ा, पहले तो डिजायर। तो जो कंपनियां हैं वो समझती हैं कि डिमांड कैसे क्रिएट होता है, तो डिजायर लाने के लिए, थॉट हमारे माइंड में लाने के लिए वो क्या कर रही हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट करती है, बार बार एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और वो देख के हमारे माइंड में वो छपा होता है, और जब भी वो चीज़ की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें सीधा ऐड ध्यान आता है कि हाँ यार ऐसा कुछ ऐड था, टूथपेस्ट में नमक राइट, टूथपेस्ट में नमक। तो डायलॉग डिलीवरी भी है और ऐड भी है। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया, तो हम, हो सकता है पहले थॉट वही है कि अरे वो लेते हैं क्योंकि उसका ऐड आता है। तो ऐड भी क्या करता है, डिमांड को खासकर इंक्रीज करता है, डिक्रीज तो नहीं करता है। ऐड हमेशा डिमांड को क्या करता है, बढ़ाता है, जनरली बढ़ाता है, राइट। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, यस, ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर्स। जो प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज को यूज करते हैं, उनके टेस्ट में चेंज आने की वजह से भी उनके कमोडिटी के डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, समोसे पकड़ते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है समोसे। अब जो समोसे होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, 10th तक मैं समोसे ही खाता था, मतलब बाहर अगर कुछ खाने का मन किया तो समोसे खाता था। एक दिन गलती से मुझे किसी ने पिज़्ज़ा खिला दिया। क्या कर दिया? पिज़्ज़ा खिला दिया। अब पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अब क्योंकि मुझे पैसे इतने ही मिलते थे, या तो मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ या तो मैं समोसे खा सकता हूँ। अब समोसे तो मैं बहुत टाइम से खा रहा था, खा के हो सकता है बोर भी हो चुका हूँ, हो सकता है ऐसा, जनरली ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, समोसे से भी ज़्यादा। तो जो मुझे 100 रुपये मिल रहे थे समोसे खाने के लिए, अब मैं 100 रुपये कहाँ खर्च करूँगा? पिज़्ज़ा खाने पे। यानी टेस्ट चेंज होने की वजह से समोसे का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं खाना कम कर दूंगा तो एक कंज्यूमर कम हो जाएगा ना उस दुकान का, तो डिमांड क्या हो गया समोसे का, कम हो गया। तो वही कह रहा है, हमारे टेस्ट बदलने की वजह से, इवन हमारा हैबिट बदलने की वजह से हमारी हैबिट भी चेंज हो जाती है। हैबिट्स में कुछ भी, जैसे मान लो कि राइटिंग का शौक आ गया, एक हैबिट हो गई, रनिंग का हैबिट हो गया, ठीक है, सिंगिंग की हैबिट हो गई। तो जो भी हम हैबिट डेवलप करते हैं, उस हैबिट को कायम रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें खरीदते हैं, ठीक ना। और सेम फैशन भी, फैशन तो आजकल मूवीज़ और सीरियल्स की वजह से बहुत चेंज होता है फटाफट। एक समय था बेल बॉटम, अमिताभ बच्चन के टाइम पे, वो घुटने के यहाँ पे थोड़ा स्लिम होता था पैंट, और नीचे जाकर फिर थोड़ा चौड़ा हो जाता था। आजकल देखा जा रहा है कि स्लिम ही होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्लिम होता है, फिट होता है पूरा। तो फैशन भी चेंज होते हैं, शर्ट से टी शर्ट, कुर्ता कभी पहना जाता था, कुर्ता धोती। आज फैशन देखो क्या है, जीन्स का टाइम है, राइट, जीन्स और भी बहुत कुछ आ चुके हैं। तो जीन्स भी फटी फटी आती है, मतलब लोग पहनते हैं, सबका अपना चॉइस है तो इसकी वजह से भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है। आई होप समझ गए। देखो,
मैं बस थियरी नहीं पढ़ना चाहता, मैं चीज चाहता हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा ओपनली सोचें, बुक से भी थोड़ा अलग, राइट। तो जो भी कहूँगा उसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। लेवल ऑफ टैक्सेशन, यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। हायर रेट ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, हो सकता है कि कोई चीज़ जो थी 100 रुपये की मिल रही थी और मैं वो चीज़ एक खरीदता था, या दो खरीदता था, मान लो दो यूनिट खरीदता था मैं वो कमोडिटी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर 10% टैक्स बढ़ा दिया, यानी ये 110 का कर दिया गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स 10% बढ़ा दिया, तो जो ये प्रोडक्ट बना के बेच रहा है उसने 110 रुपये प्राइस कर दिया। अब मैं दो की जगह कितना खरीदूंगा, एक खरीदूंगा, क्योंकि हो सकता है 110 रुपये मुझे महंगा पड़ रहा हो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि खरीदना है तो मैं एक ही खरीदूंगा। ये ठीक उल्टा भी हो सकता है कि 100 रुपये प्राइस था, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया इसमें से, तो अभी 100 की चीज़ 90 में मिलने लगी, जो मैन्युफैक्चरर है उसको उसको उसने प्राइस कम कर दी क्योंकि टैक्सेस कम हो गए। तो अब मैं दो की जगह दो, जहाँ पे 100 में दो खरीदता था, अब मैं हो सकता है 4 खरीदूँ या 3 खरीदूँ। कहने का मतलब क्या है, लेवल ऑफ टैक्स भी डिसाइड करता है कि डिमांड बढ़ेगा या डिमांड कम होगा, ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिकल कंडीशन भी है। क्लाइमेटिकल कंडीशन का मतलब होता है जैसे किसी साल बरसात नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं होती है। खेती नहीं अच्छी होती है यानी कि जो गुड्स हैं, सभी जो गुड्स हैं, खासकर जो रॉ मटेरियल हैं खेती वाले, चावल गेहूँ दाल, राइट, जो भी है रॉ मटेरियल बनते हैं, उस सब का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो यानी उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ती है, फिर लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट के, मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बिक पाएगा या कोई खरीद पाएगा, डिमांड तुरंत नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब ये चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है। मान लो कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक मशीन थी, ठीक है, एक मशीन थी, और वो मशीन क्या करती थी, एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाती थी। यानी कि वो कंपनी एक दिन में 100 ही प्रोडक्ट बेच सकती थी, यानी मार्केट में चाहे कितना भी डिमांड हो, बेच कितना सकती थी, सिर्फ 100। लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि अब इस मशीन की जगह एक दूसरा मशीन लाया उन्होंने, बड़ा और बहुत ही अच्छा, ठीक है, जैसा ही मशीन बना लो यार। अब ये मशीन जो है 100 नहीं, एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बनाती है। यानी अब कंपनी एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बेच सकती है। समझने की कोशिश करो, एक दिन में जब 100 बन रहा था तो 100 ही बेच सकती थी ना एक दिन में, यानी एक दिन में बहुत ज्यादा डिमांड कितना क्रिएट हो पाता है, 100। अब 1000 बन रहा है तो एक दिन में 1000 तक डिमांड क्रिएट हो सकता है, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से डिमांड में भी चेंजेस आए हैं, राइट। वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, चेंजेस होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, टैक्स भी आ जाता है। गवर्नमेंट अपने बहुत सारे नियम चेंज करती है, टैरिफ चेंज करती है, ये प्रोडक्ट नहीं बेचना है, वो प्रोडक्ट बेचना है। जैसे को भी प्लास्टिक बैन कर दिया, बीच में हुआ ना सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, आपने सुना होगा, कुछ 1 महीने पहले, 1.5 महीने 2 महीने पहले ही हुआ है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी एनवायरमेंटल इफेक्ट को लेकर। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जो सिंगल यूज प्लास्टिक था, जो लोग डिमांड कर रहे थे हम नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया। जब बैन कर दिया तो उसका यूज ही नहीं होगा, तो डिमांड क्या हो गया उसका, पूरा कर दिया। और लास्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यस, रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है। अभी देखो, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, राइट। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल, जैसे कि कोई इन द सेंस, जैसे अभी नवरात्रि का फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाता। नवरात्रि, गणपति, ये सब दिल्ली में इतना नहीं मनाते हैं लिटरली। लेकिन मुंबई और गुजरात में, खासकर नवरात्रि की बात करूँ तो गुजरात में और मुंबई में, वहाँ पे गरबा होता है, डांडिया होता है, राइट। और इवन गणपति में भी सेम, ढोल नगाड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूर्तियाँ बिठाई जाती है हर जगह। तो आप देखोगे कि कस्टम और ट्रेडिशन, अब जहाँ पे डांडिया हो रहा है, गरबा हो रहा है, वहाँ पे लोग अलग, देखो, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उस तरह के खाने भी बनाते हैं, पकवान बनते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी हम अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। तीज त्यौहार, यानी जैसे अभी दिवाली आने वाले है, तो दिवाली पे हम थोड़ा अलग तरीके की चीज़ों का डिमांड करेंगे। होली आएगी तो हम रंगों का डिमांड करते हैं, फिर उस टाइम खाने का भी अलग, मतलब हर त्यौहार में, हर ट्रेडिशन में डिमांड चेंज होती है, और इंडिया में तो बहुत पाया जाता है, राइट। चलो, तो अगला है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा एक तो टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें हमने 5 टाइप पढ़े, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और कॉम्पिटेटिव डिमांड, राइट।
उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है क्या वो फैक्टर्स है जो डिमांड को डिसाइड करते हैं। तो हमने पढ़ा प्राइस, फिर हमने पढ़ा था इनकम, फिर हमने पढ़ा था प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस, के बाद लेवल ऑफ टैक्सेस। ये 10 हैं। एग्जाम में आपको 10 के 10 नहीं लिखने, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4-5 काफी होते हैं। मार्क्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर 5 मार्क्स के लिए आया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड लिखो, तो 5 मार्क्स में आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। कभी भी मार्क्स से 1 पॉइंट ज़्यादा लिखा करो। 5 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखो, 10 मार्क्स के लिए आया तो 11 पॉइंट लिखो, 4 मार्क्स के लिए आया तो 5 पॉइंट लिखो, ठीक है। और ये कुछ अदर फैक्टर्स थे, क्लाइमेटिकल कंडीशन भी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो अगले लेक्चर में हम लोग और डिमांड उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू।